हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 4 ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और फ्लूइड। यहाँ पे एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ना प्रॉपर्टी ऑफ मेटल भी पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन कर रहे होंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और हम लोग यहाँ पे फ्लूइड का भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन, प्रेशर, बर्नौलीस इक्वेशन, ये सब भी। ओके। तो बिना किसी देरी किए, मतलब हमने चारों पार्ट में बेसिकली सब कवर किया है, पहले मैं आपको बताया नहीं था, बट आपको थंबनेल में वो सब दिखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टू कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप्स। A take twice the volume of water as that of B, recurs to fill. Of a particular common height, then the correct statement among the following each. Vessel B weight twice that of B. Pressure on the base of vessel A and B is same. Pressure on the base area of A and B not same. Both vessels A and B weight the same. देखिए क्या बोला कि दो कॉपर वेसल हैं, दोनों में पहले में ए टेक ट्वाइस वॉल्यूम, मतलब ए बड़ा है ना, बट सेम सरफेस एरिया मान लेते हैं ऐसे है। ओके, ए बड़ा है, अब ये बी मान लेते हैं। ए में हमें डबल वॉल्यूम का वाटर भरना पड़ता है, उसको क्या करने के लिए, फिल करने के लिए। दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का सेम है। तो यहाँ पे 2m मास, हमें यहाँ पे 2m मास आ गया, तो 2mg फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी 2mg फोर्स, यहाँ पे mg लगेगा। ओके, mg लगेगा। बट आप देखिए प्रेशर क्या होता है, सर पे प्रेशर होता है यहाँ पे कितना मास है डिवाइड बाय एरिया, क्योंकि दोनों का वहाँ पे सरफेस एरिया सेम है। तो यहाँ पे इस पोर्शन पे पर्टिकुलरली आप देखिए, इस पोर्शन पे दोनों का मास सेम आएगा ना, इस पोर्शन पे, और एरिया सेम है। उस पोर्शन पे बोल रहा हूँ मैं, तो उस पोर्शन पे दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बट वेट उनका सेम नहीं होगा। टोटल वेट लेंगे ना, वेट के टाइम पे पीए और पीबी सरफेस पे वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम हाइट तक हमने दोनों में भरा है। हाइट अगर अलग हो जाता तो प्रेशर भी अलग हो जाता। प्रेशर को हम सिंपली लिख सकते हैं ना, रो जी एच। तो सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, अगर सरफेस एरिया सेम है तो। बट वेट की बात करें तो यहाँ पे वेट कितना लगेगा, पूरा वेट लगेगा 2mg, यहाँ पे लगेगा mg। तो यहाँ पे दोनों के केस में जो सरफेस है वहां पे प्रेशर सेम हो जाएगा, तो पी इक्वल टू पीबी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question. Given below are two statements. One is leveled as assertion, another one is leveled as reason. तो assertion हम पढ़ते हैं, the stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring. ये तो सही है, shear modulus के द्वारा हम stretching को basically define करते हैं। रीजन दिया हुआ है, इसका रीजन क्या है, ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन ए स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशंस। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोर एप्रोप्रिएट। बेसिकली यहाँ पे बोला कि कॉपर का ज्यादा टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है स्टील से। ये तो गलत है, किसका ज्यादा होता है, स्टील का ज्यादा होता है कॉपर से। तो इसका मतलब पहला एसेसन जो है वो करेक्ट है, बट रीजन जो है वो गलत है। तो ए इज टू बी इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, देखिए यहाँ पे, इफ ए सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। सोप बबल के बारे में बोला गया यहाँ पे। तो सोप बबल जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं ये एक सोप बबल है। ओके, यहाँ पे इसको दे देते हैं। सोप बबल एक्सपेंड होगा मतलब रेडियस बढ़ेगा, क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड कितना होता है, आपको पता है कि इनसाइड जो प्रेशर होता है माइनस जो आउटसाइड से प्रेशर लगता है वो क्या होता है, वो होता है 40/R। क्या होता है, पी इन माइनस पी आउट होता है 40/R, क्योंकि ये सो बबल के केस में, नहीं तो 2T/R होता है नॉर्मली ड्रॉप के केस में, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है तो 40/R। ओके, तो पी इन क्या है, यहाँ पे पी इन है आपका पी आउट प्लस 40/R। इसका मतलब क्या है कि पी इन जो है पी आउट प्लस 40/R। पी आउट तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हमेशा सेम। रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो ये टर्म क्या होगा, घटेगा, मतलब पी इन क्या होगा, घटेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन ए मेटल स्पीयर of diameter 1 mm,
फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.8 विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ड्रैगिंग फोर्स पूछा गया। क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिखते हैं। डायमीटर दिया हुआ कितना दिया, 1 mm। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। इसका मतलब डायमीटर दिया हुआ है तो हमें तो रेडियस चाहिए होता है, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ईटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ कोफिशिएंट अब विस्कोसिटी कितना दिया हुआ 0.8 pa। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा गया है, ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स विस्कस फोर्स जो होता है तो 6 पाई ईटा आर भी, तो 6 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14 इंटू 0.8 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाफ ले सकते हैं हम 0.5 को, 10⁻³ इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 2। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 3.14 इंटू 0.8, 1/2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यह आ जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻³ मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following statement is not true? कौन सा ट्रू नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्केलर क्वांटिटी है ईटा, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन टी, सरफेस टेंशन क्या स्केलर वेक्टर है ये, सरफेस टेंशन आपका सही है, ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ परपेंडिकुलर बाय ए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय ए। मतलब हम वेक्टर नहीं लेते हैं, वेक्टर का एक कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स का एक कंपोनेंट लेते हैं, डिवाइड बाय ए, मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये गलत है। ओके, रिलेटिव डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी का। तो ये आपका क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी इज रॉन्ग। द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर टू स्ट्रेच बाय 1 mm, डेल दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है। ओके, तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है पहले लगती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्टील। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग सीधा यू ले लेते हैं। यू क्या होगा, यू होगा आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, पता है ना आपको, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो हाफ यंग मॉड्यूलस कितना है भाई साहब, 2 इंटू 10⁻11, स्ट्रेन कितना डेल एल बाय एल, डेल एल बाय एल, डेल बाय मतलब हाफ इंटू 2 इंटू ये कैंसिल हो जाना चाहिए, लिख देते हैं 10⁻11 डेल एल स्क्वायर आ जाएगा। डेल बाय एल मतलब डेल कितना है 1 mm मतलब 10⁻³ और लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 टू द पावर 2। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 10⁵ जूल पर मीटर स्क्वायर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन। वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर वो डिवाइस होता है जो कि आपका फ्लो को मेजर करता है। फ्लो का मतलब वाटर के फ्लो को वो मेजर करता है, लिक्विड के फ्लो को वो मेजर करता है। तो ये आपका काम करता है बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर, बर्नौली का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये आपका काम करता है, जो बर्नौली का जो प्रिंसिपल है। ओके, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल मतलब बर्नौलिस इक्वेशन कौन सा होता है, P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये बताता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन इज नियरली। मतलब पहले कुछ नहीं था, उससे हमने सोप बबल बनाया, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगता है सोप बबल, आपको पता है कि उसका 2 सरफेस एरिया होता है, 2 सरफेस ऊपर और नीचे एरिया, ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लगेगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे वो होगा आपका सरफेस टेंशन इनटू कितना चेंज हुआ एरिया में इनटू 2, डबल एरिया। ओके,
सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.03 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है 3.14 इंटू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 2 इंटू 10⁻2 आर का वैल्यू है इंटू सेंटीमीटर भी दिया हुआ है इसका स्क्वायर आ गया ओके इंटू 2 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3.015 इंटू 10⁻4 जूल सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग rigid support and stretched by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross section area A of the wire is longitudinal stress पूछा है स्ट्रेस मतलब क्या होता है स्ट्रेस होता है आपका कितना फोर्स लगाया डिवाइड बाय एरिया फोर्स बाय एरिया तो यहाँ पे आपका ओके फोर्स कितना है वेट लग रहा है नीचे ना mg वेट लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया का सॉरी वायर लिख दिया यहाँ पे एरिया है एरिया मतलब क्या एरिया मतलब ए तो W बाय ए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ए मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 यंग मॉडुलस दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मतलब अल्फा 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लेंथ दिया हुआ है उसका 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपका 10⁻³ मीटर स्क्वायर हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एक्सपेंशन ऑफ बेंडिंग द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इन विदाउट कंप्रेशन ऑफ बेंडिंग मतलब ऐसे है तो कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ऐसे फोर्स लगेगा ना ये जब ये मान लेते हैं एल लेंथ का है तो ये चाहेगा बढ़ने के लिए बड़ा होने के लिए चाहेगा ना बड़ा होने के लिए चाहेगा तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा तो ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे तो ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा अंदर तो वो फोर्स कितना होता है तो आपको पता है कि यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल तो एफ पूछा है तो एफ कितना आएगा एफ आएगा आपका वाई एल मतलब पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे डेल एल बाय एल का वैल्यू पुट कर देते हैं डेल बाय एल का वैल्यू कितना होता है डेल एल बाय एल का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका एफ बाय ए हो जाएगा ये और ये हो जाएगा अल्फा डेल टी डेल बाय एल पता है आपको एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन तो एफ का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए वाई कितना दिया है भाई साहब वाई दिया है आपका 0.5 इंटू 10⁻11 अल्फा कितना दिया है अल्फा दिया है आपका 10⁻5 डेल्टा टी आपका 100 आ जाएगा और एरिया जो है आपका 10⁻3 इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 10⁻3 न्यूटन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water if surface tension of the water is डिस्क बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक एरिया आएगा 2πr एक लेंथ आएगा 2πr अगर 2 हो जाता तो 4πr आ जाता ओके लेंथ है मैं लेक्चर में कहीं पे लेंथ को एरिया बोल दिया हूँ तो अच्छा नहीं बोला हूँ सर तो यहाँ पे क्या दिया गया आप यहाँ पे लिखो आर दिया हुआ कितना दिया 4.5 सेंटीमीटर मतलब 4.5 इंटू 10⁻2 मीटर सरफेस ऑफ वाटर जनरली हमने पुट कर दिया वाटर के सरफेस पे ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे दिया गया है ऐसे तो ऊपर सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा हर जगह पे ये देखिए डायग्राम की मदद से मैंने उसको शो भी किया है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है टी इक्वल टू दिया है आपका 0.07 न्यूटन पर मीटर एक्सेस फोर्स मतलब फोर्स पूछा है यहाँ पे फोर्स पूछा है तो क्या है फोर्स इक्वल टू टी इंटू 2πr तो टी कितना है ऐसा यहाँ पे 0.07 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 4.5 बाय 100 हम लोग इसको लिख सकते हैं तो ये आपका आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन तो यहाँ पे आ जाएगा 19.8 मिली न्यूटन सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर लेंथ कितना है 1 मीटर इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉड्यूलस रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस तो क्या गया है दिया गया यहाँ पे एल इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस दिया हुआ है स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे और क्या दिया गया है यंग मॉड्यूलस दिया गया है कितना दिया गया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर नहीं ये तो हाँ मीटर स्क्वायर दिया गया है ओके
तो डेल एल निकालना, तो डेल एल का फॉर्मूला होता है आपका एफ बाय ए इंटू एल बाय वाई। एफ बाय ए मतलब स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁸ इंटू वाई का एल दिया गया 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻11। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 मतलब 4 इन बाय 1000, 4/1000 मतलब 4 mm। So option A is correct. Next question: an ideal fluid is flowing in a non-viscous cross-sectional tube XY from end X to end Y. If K1 and K2 are the kinetic energy per unit volume of the fluid at X and Y, the correct option is basically. तो यहाँ पे देखिए दो हाइट पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक्स पे पी क्या है, पी नॉट प्लस हाफ रो भी एक्स स्क्वायर प्लस रो जी एच एक्स इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, पी नॉट प्लस हाफ रो भी वाई स्क्वायर प्लस रो जी एच वाई। तो यहाँ पे जैसे हम आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हाफ एम बी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, हाफ रो भी स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपका काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों। तो इसका मतलब दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे K1 प्लस रो जी एच एक्स इक्वल टू K2 प्लस K1 मतलब K1 दिया है आपका एक्स पे, हाँ एक्स पे, K2 प्लस रो जी एच वाई। तो K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो जी एच वाई माइनस एच एक्स प्लस K2। तो एच वाई ग्रेटर देन एच एक्स, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो K1 इज ग्रेटर देन K2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2025 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। 2025 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से। अभी आगे भी 2 क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity 2K while मतलब फिगर में दिया हुआ है, while the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at the temperature 3T and the right is at T. Two rods are thermally insulated from outside. Thermally insulated मतलब कोई हीट आउटसाइड नहीं जाएगा सरफेस के थ्रू। ओके। In steady state, temperature at the left junction is T1, at temperature at the right junction is T2. The ratio of T1 by T2. देखिए यहाँ पे ये 2K, ये K, ये 2K। इसका हम बहुत ही सिंपल मेथड से कर सकते हैं। 2 मेथड है इसका। पहले तो यहाँ पे इक्वेशन लिखिए हीट का, H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 कीजिए, मतलब K θ1 माइनस θ2 बाय L। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं K इंटू θ1 माइनस θ2 बाय L इक्वल टू K2 इंटू θ1 माइनस θ2। आप ऐसे कर सकते हैं। इसको करने का एक बहुत इजी मेथड भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, L बाय के ए, L बाय के। मतलब आर इज अगर लेंथ एंड एरिया, सबका लेंथ सेम है, सबका एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 1 बाय क्या होगा, के हो जाएगा। जितना के ज्यादा उतना आर कम। तो यहाँ पे क्या मैं एक चीज लिख सकता हूँ, आप बताइए मुझे, कि मान लेते हैं जो आर है वो L बाय टू के है, बेसिकली 2K है, इसको मान लेते हैं, क्योंकि इसको मानेंगे तो फिर ये अच्छा रहेगा। और ये है आर, तो L बाय के क्या है, 2R है। L बाय के क्या है, 2R है। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला है ये वाला, ये हो जाएगा आपका R, दूसरा वाला हो जाएगा 2R, तीसरा वाला हो जाएगा R, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, कितना टोटल है रेजिस्टेंस, R प्लस 2R प्लस R, 4R है। 4R रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, ये 3T है, ये T है, तो कितना चेंज हो रहा है, 2T चेंज हो रहा है। मतलब एक R में कितना चेंज होगा, 2T बाय 4, मतलब कितना चेंज होगा, T बाय 2 टेम्परेचर चेंज होगा एक R में, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ लीनियरली यहाँ पे घट रहा है। तो एक R पे कितना चेंज होगा, T बाय 2, कितना चेंज होगा, T बाय 2। तो यहाँ पे आप देखिए इस केस में यहाँ पे कितना था, 3T था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3T माइनस R है ना, तो कितना चेंज होगा, 3T माइनस T बाय 2, तो ये जाएगा 5T बाय 2। अभी यहाँ पे तो 5T बाय 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा चेंज, यहाँ पे हो जाएगा चेंज 2R है ना, तो T बाय 2 इंटू 2 मतलब T चेंज हो जाएगा, T चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा 5t/2 माइनस टी, मतलब क्या आएगा 3t/2। तो t1 कितना आया यहाँ पे, देखिए t1 आपका आया यहाँ पे, t1 आया 5t/2, t2 कितना आया, t2 आया 3t/2, तो कितना आया 5:3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में बहुत खतरनाक है, फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ए बॉल इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S and its inflation outlet from where gas is filled in it has small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius capital R, where the gas is allowed to flow freely out of it. Its radius R changes from R equal to 0 to R to 0 basically in T time. If the speed Vr of a gas coming out of the balloon depends on R as R to the power A and T time basically is directly proportional to S to the power alpha, A to the power beta, rho to the power gamma, R to the power delta. अब ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक लग रहा है पढ़ने में, सुनने में, देखने में, बड़ा ही खतरनाक। अब करें कैसे इसको? पहली बात तो ये, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा खतरनाक, बट आप जब इसको देखेंगे ये लास्ट लाइन को, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कहीं तो देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है ये बताइए आप? ये देखा हुआ है कहाँ पे बताइए? यूनिट एंड डायमेंशन पे। ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया फिर तो। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा था ना पढ़ने में, बट आप लास्ट लाइन को देखिए तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ए पूछा गया है। इसका मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें इसका वैल्यू निकालना है, इक्वेट करना है। ओके, तो कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको पता है? पहले हम लोग यूनिट लिखते हैं। किसका यूनिट लिखते हैं? सबका यूनिट लिखते हैं, जो दिया हुआ है। आर दिया हुआ है, आर का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। मीटर मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा L1। अभी एस, पहले टी का भी लिख देते हैं। टी का क्या होगा? टी का होगा आपका T⁻1। एस का क्या होगा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? M1T-2, M1T-2। उसके बाद क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ आ जाता है। उसके बाद एरिया, एरिया मतलब L2। उसके बाद बताइए। उसके बाद क्या है? रो है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब M1L-3। उसके बाद क्या है? R। R का तो हमने लिखा है, फिर है सेम है L1। अब फॉर्मूला में यूज करते हैं इसको। क्या फॉर्मूला है? T डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है, S टू द पावर अल्फा, A टू द पावर बीटा, रो टू द पावर गामा, R टू द पावर डेल्टा। ओके, अभी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको T टू द पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा? यानी वैल्यू K इंटू S टू द पावर अल्फा दिया हुआ है, मतलब M1 T टू द माइनस 2 टू द पावर अल्फा, उसके बाद L2 टू द पावर बीटा इंटू M1 L-3 टू द पावर गामा इंटू L1 टू द पावर डेल्टा। अब यहाँ पे कितना आएगा ये बताइए? M टू द पावर आएगा अल्फा प्लस गामा, उसके बाद L टू द पावर आएगा 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा, T2 आएगा -2 अल्फा। जो इंडिविजुअल है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। T2 1 दिया हुआ है, T2 -2 अल्फा दिया हुआ है, मतलब 1 इक्वल टू -2 अल्फा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो कौन से केस में अल्फा का वैल्यू -1/2 है? एक तो यहाँ पे है और दूसरा एक ही में है। पहला वाला ये है। अब इसको सीधा सॉल्व कर लीजिए। पहले वाले में अल्फा का वैल्यू -1/2 है, बाकी में -1/, ये है, अलग-अलग है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सब आप निकाल सकते हैं यहाँ पे इक्वेट करके। जैसे यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ गया ना, अल्फा का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कर लो, इसको इक्वेट कर लो 0 के, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? M2 है 0, L2 है 0, T2 है 1। मतलब हम यहाँ पे M2 है 0 को इक्वेट कर लो, M2 अल्फा प्लस गामा, अल्फा इक्वल टू 0, गामा निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको इक्वेट कर लो, तो 2-4 चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। जो चीज़ नहीं आएगा उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट कर सकते हैं। बट पहला चीज़ हमें आ गया -1/2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वागत है फिजिक्स के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में, नीट का। जेई का नहीं है, जेई में एडवांस में बहुत हैवी क्वेश्चन आता है, उसका बात नहीं कर रहा। बट नीट का आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन, जो कि नीट में नहीं आना चाहिए था, बट नीट में आ गया तो हमें करना पड़ेगा। इसको मैं सबसे आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है उसका पढ़िए थोड़ा सा।
Consider a water tank shown in the figure. It has a one wall at x equal to L and can be taken to be very wide in the z direction. Z डायरेक्शन में बाहर, z डायरेक्शन मतलब बाहर, क्योंकि x डायरेक्शन कौन सा ये है, y ये है, मतलब z क्या होगा, बाहर होगा, बाहर होगा. When filled with a liquid surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught. Theta naught is less than 1 है, मतलब बहुत small है. With the x-axis at x equal to L. If y-axis is the height of the surface, then the equation y-axis, यहाँ से height है x का. Okay. थीटा x इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा x दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा x दिया हुआ है, इक्वल टू dy by dx दिया हुआ है. g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पे क्या बोला है, y और x बेसिकली एक चार इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे चार रिलेशन दिया हुआ है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी बाई एस 1/2 डी बाई डी एक्स रो जी बाई एक्स 1/2 इंटू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रो जी बाई एस इंटू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रो जी बाई एस इंटू वाई. अब इसको करें कैसे, देखिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं. एक्स पे जाके मैंने एक dx का छोटा सा कंपोनेंट लिया, ये वाला कंपोनेंट मैंने लिया एक्स पे जाके. कौन सा एक्स है, ये एक्स है. dx पे जाके मैंने कंपोनेंट यहाँ पे dx लिया, इसके बाद जो है वो dx है. तो आपको पता है कि सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा होगा नीचे और ऐसे लग रहा है यहाँ पे ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे. सरफेस टेंशन मान लेते हैं, बाहर की लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं एल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जेड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जेड. तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना लगेगा, एस इंटू जेड लगेगा. यहाँ पे कितना लगेगा, एस इंटू जेड. अब नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है ये छोटा सा मास डीएम, अगर मान लो तो डीएम इंटू जी. तो डीएम को बैलेंस कौन कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल है वो है आपका थीटा. यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है. और यहाँ पे आते आते एंगल जो हो जाता है वो थीटा प्लस डी थीटा हो जाता है, थीटा प्लस डी थीटा. ओके, डी थीटा, यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ अच्छे से. ये एंगल है आपका थीटा. इसका मतलब यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, इस एस जेड का इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा. तो नीचे कितना आएगा, नीचे आपका आएगा यहाँ पे एस जेड साइन थीटा. अब इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा इसका एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा आएगा. तो ये दोनों मिल के किसको बैलेंस कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम जी प्लस एस जेड साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा आएगा. ओके, अभी मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, एस इधर ले आता हूँ साइन थीटा को, तो एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम जी. एम जी मतलब ये छोटा सा डी एम जी, क्या डी एम जी, ये छोटा सा मास डी एम जी. ओके, अब डी एम जी क्या होगा, छोटा सा मास. अब डी एम जी क्या है यहाँ बताइए आप, देखिए डी एम जी मतलब क्या, डेंसिटी इंटू ये लेंथ, ये हाइट और ये आउटसाइड. तो ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला हाइट है y, बाहर वाला लेंथ हमने लिया है z, और इसका मोटाई है dx, मतलब ये ऐसे है, ये है आपका y, ये है dx और बाहर आ रहा है इसका कितना, z, ऐसे है, ये बाहर आ रहा है z. तो इसको, इसका dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू y dx z. तो यहाँ पुट कर लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये पुट करेंगे तो एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा. थीटा बहुत स्मॉल है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा. और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा इक्वल टू डेंसिटी इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू जेड इंटू जी. तो एस दोनों साइड में जेड जेड कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, कि कितना स्लोप है, y कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, dx चेंज हुआ और dy चेंज हुआ, तो इसकी वजह से d थीटा चेंज हुआ. तो वो क्या है, स्लोप है. स्लोप मतलब dy बाय dx इक्वल टू रो y dx इंटू जी.
अब ये कितना आएगा, डी आई बाई डी एक्स यहाँ पे नीचे ले आते हैं, डी आई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, 1 बाई डी एक्स इक्वल टू रो वाई जी बाय एस। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाय एस इंटू वाई। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा मैथ भी यूज करना था यहाँ पे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे इतना सोच पाना ही बहुत टफ है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का टाइम मिलता है और बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो नीट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का था। जेई में, जेई एडवांस में लेंगे तो ये फिर चलेगा, बट नीट के लिए बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन खत्म होता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोनों का।